हेलो एंड वेलकम टू इट्स एनवायरमेंटल बाय अदिति। तो ये यूनिट 2 का मैराथन सेशन जो चल रहा है इसका ये पार्ट 2 है। यहाँ पे हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कंपोजिशन ऑफ एयर से। तो यहाँ पे हम इस पूरे टॉपिक के अंदर एयर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बेसिक्स को पढ़ा था। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस से हेल्प मिलती है, आप मेरे रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं, कुछ सीखते हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक भी कर दिया करिए और कुछ कमेंट्स कर दिया करिए, और जिससे कि मेरे वीडियोस की जो है वो रीच बढ़ेगी और मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूँगी। तो इसी के साथ में अब आगे शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। एयर की बात करें तो एयर के बारे में हम अपने यूनिट 1 के मैराथन में भी काफ़ी अच्छे से देख चुके हैं। फिर से एक बार यहाँ रिवाइज़ कर लेते हैं। एयर हमें पता है कि कोई एक सिंगल गैस नहीं होती है, बल्कि कई गैसेस का मिक्सचर होता है। उसमें साथ ही साथ वाटर वेपर भी होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं। मेजर गैसेस की बात करें अगर एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम के बेसिस पे, तो सबसे ज़्यादा जो होती है गैस वो होती है नाइट्रोजन गैस, 78% लगभग होती है। फिर होती है हमारी ऑक्सीजन जो कि 20.95% होती है। आर्गन होती है फिर 0.93%। फिर होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। उसके बाद हमारी कुछ ट्रेस गैसेस होती हैं, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन। वाटर वेपर जो होता है वो वेरिएबल होता है, ह्यूमिडिटी किस जगह की कितनी है उस पर डिपेंड करता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्यों होता है? नाइट्रोजन जो होता है ना वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि दो नाइट्रोजन जो एटम्स होते हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ये जो है ईजिली टूट नहीं पाता, रिएक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए एक्यूमुलेट हो जाता है। ऑक्सीजन 21% इसलिए है क्योंकि लगातार ये फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होती है, साथ ही साथ यूज़ भी होता रहता है इसका लगातार रेस्पायरेशन और कंबशन में, इसीलिए ये 21% है। उसके बाद अगर हम वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर हमारा सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो ट्रोपोस्फेयर की होती है। यहाँ पे हमें जितने भी वेदर फिनोमिनास होते हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर की बात करें तो हाइट के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर पोल्यूटेंट्स भी इसी वाले जोन में रहते हैं हमारे। फिर बात करें अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की, तो यहाँ पे हमारा ओजोन लेयर होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है क्योंकि ओजोन जो है, यहाँ पे ओजोन पाई जाती है, ओजोन गैस, और ओजोन गैस जो होती है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। फिर हमारी आती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है फिर से, और मीटियोर्स जो होते हैं वो यहाँ पे बर्न होते हैं इस लेयर में। थर्मोस्फेयर की बात करें तो थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे आयंस होते हैं। एक्सोस्फेयर की बात करें तो स्पेसशिप, सैटेलाइट, ये सब इस वाली लेयर में होती है। देन हमारा पार्टिकल्स, आयंस और रेडिकल्स वाला टॉपिक आ गया। पार्टिकल्स की बात करें जिनको हम एरोसोल्स भी कहते हैं, ये स्मॉल सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। साइज़ इनका 1 नैनोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। टाइप्स की अगर इनकी बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स के एरोसोल्स होते हैं। प्राइमरी एरोसोल्स वो होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली रिलीज़ होते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, सूट हो गया, सी सॉल्ट हो गया, पॉलन हो गया। सेकेंडरी एरोसोल्स की बात करें तो ये एयर में बाद में बनते हैं जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं एयर में, जैसे कि सल्फेट एरोसोल्स, नाइट्रेट एरोसोल्स, ऑर्गेनिक एरोसोल्स कुछ होते हैं। इन्वायरमेंट में इम्पोर्टेंस की बात करें तो विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, रेनफॉल और क्लाउड फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, जैसे पर्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोमीटर साइज़ का होता है वो लंग्स तक चला जाता है। उसके बाद हमारे आयंस हो गए। एटमॉस्फेयर में आयंस कौन से होते हैं? फॉर्मेशन की बात करें तो ये कॉस्मिक रेज, यूवी रेडिएशन और रेडियो एक्टिव डिके से फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि रेडॉन आयन है, ये भी हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव डिके होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो O2 माइनस जो आयंस होते हैं, NO3 माइनस आयन होते हैं, H3O प्लस क्लस्टर आयंस होते हैं। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो क्लाउड को इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्लाउड पे चार्ज बनाए रखते हैं, एरोसोल की चार्जिंग में हेल्प करते हैं।
फिर उसके बाद रेडिकल्स की बात करें, रेडिकल्स वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक रेडिकल्स की बात करें तो हमारा हाइड्रोक्सिल रेडिकल हो गया, HO2 रेडिकल हो गया, एटॉमिक ऑक्सीजन हो गया, NO और NO2 रेडिकल्स हो गए। रेडिकल्स फॉर्म कैसे होते हैं? 2 प्रोसेस हैं इसमें। ओजोन की जब फोटोलाइसिस होती है, जैसे कि ओजोन है, यूवी लाइट पड़ी उस पर तो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन एटम में टूट जाता है, इस तरीके से रेडिकल बन गया। वाटर वेपर की फोटोलाइसिस की बात करें तो वाटर है उस पर यूवी लाइट जब रिएक्ट करती है तो हमारा हाइड्रोक्सिल रेडिकल और H रेडिकल बनता है। OH रेडिकल की बात करें, जो हमारा हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, उसको एटमॉस्फेयर का डिटर्जेंट बोला जाता है, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, इन सबको ऑक्सीडाइज करता है और ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, इसीलिए इसको एटमॉस्फेयर का डिटर्जेंट कहते हैं। केमिकल स्पीशिएशन की बात करें अगर हम, स्पीशिएशन का मतलब होता है एक एलिमेंट के डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। जैसे सल्फ़र है, उसके कई सारे हमारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि SO2 हो गया, SO3 हो गया, सल्फेट आयंस हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। वैसे ही नाइट्रोजन भी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन भी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, मीथेन, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस तरीके से इसी चीज़ को हम बोलते हैं केमिकल स्पीशिएशन। अब हर जो डिफरेंट फॉर्म होगा ना, उसके अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अपनी अलग लेवल की टॉक्सिसिटी होगी और एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट भी उतना ही होगा। जैसे कि अगर SO2 की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी इरिटेशन कॉज करता है, लेकिन अगर सल्फेट पार्टिकल्स की बात करें तो वह एसिड ड्रेन करते हैं। तो हर स्पीशीज़ का मतलब हर स्पीशिएशन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इफेक्ट अलग अलग होगा। अब जो हमारे पर्टिकुलेट मैटर हैं उनको फॉर्म करने में क्या क्या केमिकल प्रोसेसेस होते हैं? 2 प्रोसेस से फॉर्म होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक प्रोसेस और एक होता है ऑर्गेनिक प्रोसेस। इनऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में सल्फेट पार्टिकल्स, नाइट्रेट पार्टिकल्स, अमोनियम पार्टिकल्स, ये सब आ जाते हैं। एक एक करके फॉर्मेशन देखते हैं। सल्फेट पार्टिकल्स की बात करें अगर हम, तो सोर्स गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड OH रेडिकल के साथ रिएक्ट करती है, इंटरमीडिएट कुछ स्पीशीज़ बनाती है, जैसे कि ये SO3 फिर वाटर से रिएक्ट करके सल्फेट एरोसोल्स बना लेता है। क्लाउड्स में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, फिर ओजोन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, फिर सल्फेट आयंस बना लेता है। नाइट्रेट पार्टिकल्स की बात करें, इसका सोर्स गैस होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी OH रेडिकल से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना लेता है और नाइट्रिक एसिड पार्टिकल्स बनाते हैं अमोनिया या सोडियम के साथ मिलकर। ये सारे पार्टिकल्स, अमोनियम पार्टिकल्स जो होते हैं, जब अमोनिया जो है किसी एसिड कंपोनेंट से रिएक्ट करता है तब बनते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। उसके बाद हमारे ऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर आते हैं। ऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर जो हैं, इनकी फॉर्मेशन का स्टार्ट तब होता है जबकि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन हुआ OH रेडिकल के साथ तो बन गए ऑर्गेनिक रेडिकल्स। अब ऑर्गेनिक रेडिकल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पर ऑक्सी रेडिकल्स बनाते हैं। पर ऑक्सी रेडिकल्स NO के साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स बनाते हैं। लो वॉलेटिलिटी कंपाउंड जो होते हैं वो कंडेंस करते हैं, तब सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल्स बनते हैं। अब एटमॉस्फेयर में कुछ थर्मोकेमिकल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। थर्मोकेमिकल ऐसी रिएक्शन जो हीट या टेम्परेचर से ड्रिवन होती हैं, और फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो जो कि सनलाइट से ड्रिवन होती हैं। थर्मोकेमिकल के एग्जाम्पल की बात करें तो व्हीकल के इंजन जो होते हैं उसके अंदर जब नाइट्रस ऑक्साइड NO का फॉर्मेशन होता है, जब N2 और O2 गैस जो है हाई टेम्परेचर पे कंबाइन करती है,
या फिर ओजोन का जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, हाई टेम्परेचर पे जो डिकम्पोजिशन होता है, तो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन एटम बन जाता है। फोटोकेमिकल के एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो फोटोलाइसिस होता है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा मॉलिक्यूल है वो ब्रेक कर जाता है। ऐसे ही ओजोन की भी फोटोलाइसिस होती है और वाटर वेपर की भी फोटोलाइसिस होती है। और वाटर वेपर की फोटोलाइसिस से हमें पता है कि हमें हाइड्रोक्सिल रेडिकल और एच रेडिकल मिलते हैं। यही रिएक्शंस हैं जो कि ओजोन फॉर्मेशन और स्मॉग फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जब ओजोन और स्मॉग बन रहे होते हैं तब भी यही सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं। ऑक्सीजन और ओजोन की केमिस्ट्री देख लेते हैं। अपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और स्प्लिट हो जाता है 2 ऑक्सीजन एटम में। फिर ऑक्सीजन एटम जो है किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं और फॉर्म कर देते हैं ओजोन। एम जो है वो तीसरी कोई बॉडी है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ओजोन केमिस्ट्री की बात करें, इसको चैपमैन साइकिल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम्स में ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन एटम जो है वो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके ओजोन बना देते हैं। ओजोन का फिर डिस्ट्रक्शन होता है। ओजोन जो मॉलिक्यूल है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होके वो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन एटम बनाता है। ठीक है, इस तरीके से ओजोन का ब्रेकअप भी हो गया। उसके बाद कैटेलिटिक डिस्ट्रक्शन की बात करें ओजोन की, कुछ कैटेलिस्ट ऐसे होते हैं जो कि वो ओजोन को की डिस्ट्रक्शन को और स्पीड अप कर देते हैं। कुछ रेडिकल्स होते हैं ऐसे रेडिकल्स कौन से होते हैं, जैसे NO रेडिकल हो गया, ऑक्सीजन के साथ मिला तो इसने डिस्ट्रक्ट कर दिया ओजोन को। क्लोरीन रेडिकल भी ऐसे ही होते हैं जो कि CFC से आते हैं। और एक सिंगल फ्लोरीन एटम जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो CFCs हैं, NO हैं, वो सब हमारे ओजोन लेयर के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करें तो ये मेनली सनी और वार्म सिटीज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पे ये फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो फॉर्म होता है। इसके लिए हमें सनलाइट चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के एमिशंस चाहिए और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए। ये तभी हमें मिलेंगे जब वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है फोटोकेमिकल स्मॉग बनने की, सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगी। स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर ले लेते हैं तो उसका फोटोलाइसिस होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में टूटता है वो। एक हमें ऑक्सीजन एटम मिल गया, वो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाता है। और ओजोन हमें पता है कि जब ट्रोपोस्फेयर में होता है तो ये एक पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है तो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहा होता है, लेकिन अगर ट्रोपोस्फेयर में है तो पॉल्यूटेंट है। फिर उसके बाद वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन करेंगे हमारे OH रेडिकल्स, तो ऑर्गेनिक रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिक रेडिकल्स NO के साथ मिल करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से बना लेते हैं। फिर उसके बाद स्मॉग कंपोनेंट्स फिर से बनते हैं। इस पूरे प्रोसेस में ग्राउंड लेवल ओजोन बन गया, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी ऐसे ही बन जाता है, एल्डिहाइड, सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल्स, ये सब फिर बन जाते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ब्राउन हेजी सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत होता है, थ्रोट और आई में इरिटेशन कर सकता है, ओजोन लेवल स्मॉग में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्रॉप्स और प्लांट्स को डैमेज होता है। हमारी एयर केमिस्ट्री जो है वो पूरी हो गई है। अब हम वाटर केमिस्ट्री की तरफ आएंगे, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि वाटर साइकिल। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब होता है वाटर का एक कंटिन्यूस मूवमेंट अर्थ की सरफेस से लेकर एटमॉस्फेयर तक। ठीक है, और कई सारी बीच में प्रोसेसेस होती हैं जो कि सोलर एनर्जी और ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। की प्रोसेसेस की बात करें तो सबसे पहला तो इवेपोरेशन भी है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो ओशियंस, रिवर्स, लेक्स में से जो वाटर होता है इवेपोरेट होकर वाटर वेपर बनता है सोलर हीटिंग के कारण। सन की जब ऊर्जा पड़ती है तो वाटर हीट होके वाटर वेपर फॉर्म में बन जाता है। ट्रांसपिरेशन से भी निकलता है। पेड़ पौधे जब प्लांट की लीव्स जो होती हैं वो वेपर निकालती हैं
इसी को जो है हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, और इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन एक साथ कहते हैं इवापो ट्रांसपिरेशन। सब्लिमेशन होता है आइस और स्नो का डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाना बिना मेल्ट हुए, ठीक है। उसके बाद हमारा कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन का मतलब जो वाटर वेपर बने थे वो वापस से जब ठंडे होते हैं तो टाइनी ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, तो जिससे कि क्लाउड्स या फॉग का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जब यही क्लाउड ड्रॉपलेट जो बने होते हैं जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं तो ये नीचे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल या शीट, ठीक है। जब इस तरीके से वापस आते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। उसके बाद जब रेन वाटर मूव करके आता है सॉइल में तो कुछ जो है सॉइल के अंदर चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और ग्राउंड वाटर बना लेता है। इसको हम कहते हैं प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन। कुछ वाटर जो होता है वो ओवरफ्लो होकर स्ट्रीम्स, रिवर्स और ओशंस में पहुंच जाता है, इसको हम कहते हैं रन ऑफ। सॉइल की लेयर्स में से जब पानी नीचे जा रहा होता है तो वो एक तरीके से फिल्टर होके जा रहा होता है, इसी डाउनवर्ड मूवमेंट को हम कहते हैं परकोलेशन। इम्पॉर्टेंस की बात करें अगर इन्वायरमेंट में तो अर्थ की टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ये प्रोसेस, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, वाटर को नेचुरली प्यूरिफाई करता है, क्योंकि हमें पता है कि जब इवेपोरेशन होता है तो वाटर का होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनका नहीं होता। बायोजियोकेमिकल जो साइकिल्स होती हैं जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, इनको भी कंट्रोल करता है। अब वाटर में एक हमने बात सुनी है कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर जो है बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे कि सॉल्ट, गैसेस, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनको क्या कर लेता है? डिज़ोल्व कर लेता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब क्यों डिज़ोल्व कर लेता है? इसके पीछे कई रीजंस हैं। सबसे पहला है पोलैरिटी। वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन के ऊपर, जिससे कि ये दोनों तरीके की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के आयंस को अट्रैक्ट कर लेते हैं और आप अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेता है पोलर मॉलिक्यूल के साथ, जिससे कि डिसोल्यूशन ईजी हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वाटर का वो ज़्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब आयंस होते हैं कोई, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको वाटर रिड्यूस कर देता है, जिससे कि आयंस जो होते हैं वो सेपरेट ईजिली हो जाते हैं। जब सेपरेट हो जाएंगे तो डिज़ोल्व भी हो जाएंगे। अब कुछ सब्सटेंसेस की बात करें जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं जैसे कि सॉल्ट्स, गैसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड में शुगर्स आ गया, अल्कोहल आ गया। सॉइल में कुछ मिनरल्स होते हैं जिनसे वाटर हार्ड हो जाता है, वो भी डिज़ोल्व हो जाता है। इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस की बात करें तो एक्वाटिक लाइफ सपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल में पहुंच जाते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है ऑर्गेनिजम्स में, वेदरिंग ऑफ रॉक्स में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिज़ोल्व ऑक्सीजन। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये होता है कि कोई वाटर है हमारे पास, पॉल्यूटेड है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है, तो उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रोब्स को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो होता है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और 20 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर देखते हैं कि वाटर का टेम्परेचर मान लें कि 20 डिग्री सेल्सियस है, और 5 दिन तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितना ऑक्सीजन चाहिए जिससे वो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ सकें। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक पोल्यूशन होगा वाटर में और वाटर की क्वालिटी पुअर हो जाएगी। अगर इसके वैल्यूज़ की बात करें तो क्लीन वाटर में लेस देन 3 मिलीग्राम पर लीटर होता है बीओडी। मॉडरेटली पोल्यूटेड है वाटर तो 5 to 8 मिलीग्राम पर लीटर होता है। हाईली पोल्यूटेड में ये 10 से ज़्यादा होता है। केमिकल ऑक्सीजन की बात करें तो ये हम केमिकली जो है वो ब्रेक डाउन करवाते हैं, बायोडिग्रेडेबल मैटर का भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का भी, जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट्स जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो यूज़ करते हैं। तो अब ये यूज़ करते टाइम हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए केमिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए इन दोनों चीज़ों को।
बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी। तो बीओडी से डिफरेंस कहाँ है, यहीं पर है कि ये टोटल ऑर्गेनिक्स मेजर करता है, बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन भी, जहाँ की बीओडी जो है वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ही मेजर करता है। सीओडी जो है वो हमेशा बीओडी से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें दोनों को डिसइंटीग्रेट करना है, डिग्रेड करना है। टिपिकल वैल्यूज़ की बात करें अगर सीओडी की, तो क्लीन वाटर में लेस देन 20 मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो आप देख सकते हो इन दोनों वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस है। पोल्यूटेड वाटर में मोर देन 200 मिलीग्राम पर लीटर होता है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन की बात करें तो सिंपली ये उस ऑक्सीजन की अमाउंट है जो कि वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में है और जो कि एक्वाटिक लाइफ के लिए ज़रूरी भी होता है। सोर्सेज की बात करें तो ऑक्सीजन एयर में से वाटर में डिफ्यूज़ हो जाता है। एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। रेंज की अगर बात करें तो हेल्दी वाटर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 8 to 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। फिश कब मरने लगती हैं, जब पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेस देन 4 मिलीग्राम पर लीटर हो जाए, और अगर लेस देन 2 मिलीग्राम पर लीटर है तो ज़्यादातर स्पीशीज़ सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगी। तीनों का रिलेशन अगर हम देखें इन तीनों टर्म्स का, तो जितना ज़्यादा बीओडी होगा माइक्रोब्स, इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होगा और वाटर जो है एनॉक्सिक हो जाएगा, बिना ऑक्सीजन के हो जाएगा। अगर हाई सीओडी है तब भी हमें ये यही दर्शाता है कि इसमें हाई ऑर्गेनिक या केमिकल पोल्यूशन प्रेजेंट है वाटर में। अब कुछ प्रोसेसेस आ जाती हैं जो कि हम वाटर के पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहली है इसमें सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन हमें पता है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर के, वो जब सेटल हो जाते हैं, मान लिया ये कोई पानी है जिसमें पार्टिकल्स ऐसे इस तरीके से हैं, डिज़ोल्व हैं, जैसे कि आप किसी एक ग्लास में मिट्टी भर लो, तो जब आप भर के मिक्स करोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। कुछ देर बाद अगर आप इसको छोड़ दोगे तो यहाँ पे 2 लेयर्स बन जाती हैं। एक लेयर जहाँ पे ये सेटल हो जाते हैं सारे पार्टिकल्स, और ये यहाँ पे हमें क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है। इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन पे ग्रेविटी या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि पार्टिकल जो सस्पेंडेड वाले होते हैं वो बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स में हमारे सिल्ट, क्ले, सैंड, एल्गी, ऑर्गेनिक डेब्रीज, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये सब चीज़ें हैवी होती हैं, इसीलिए ज़्यादा देर तक डिज़ोल्व नहीं रह जाती, लेकिन तुरंत से एकदम सेटल भी नहीं होती हैं विदाउट ट्रीटमेंट। तो सेडिमेंटेशन जो होता है उससे हमारा 50 to 70% जो है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड वो जो है वो रिमूव हो जाता है। तो आगे की प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हमारे लिए ईजी हो जाती है। टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन की बात करें तो एक हमारा होता है प्लेन ग्रेविटी सेडिमेंटेशन, जिसमें सिंपली वाटर को हम एक टैंक में रख देते हैं, कोई डिस्टर्बेंस करते नहीं हैं, और अपना टाइम और ग्रेविटी के थ्रू धीरे धीरे करके पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। बिगर और डेंसर पार्टिकल्स जो होते हैं वो जल्दी सेटल होंगे। फिर दूसरा हमारा तरीका आता है कोएगुलेशन से सेडिमेंटेशन करना। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फाइन कोलॉइड पार्टिकल होते हैं, जैसे कि क्ले हो गया, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो गया, ये सब ग्रेविटी से सेटल नहीं हो पाते, क्योंकि एक तो ये बहुत छोटे होते हैं, ऊपर से इनमें नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, और सब में नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये आपस में रेपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। मान लिया ये भी कोई पार्टिकल है, ये भी है, सब नेगेटिव हैं, तो आपस में ये लोग रिपेल करेंगे, ठीक है, दूर दूर भागेंगे। इसीलिए तब इस केस में हम कोएगुलेंट्स डालते हैं। कोएगुलेंट्स क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स के ऊपर से नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करके आपस में जुड़ने में हेल्प करते हैं। फिर तीसरा हमारा हो गया एक्सेलरेटेड सेडिमेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन को एक्सेलरेट कर देते हैं, स्पीड उसकी ज़्यादा कर देते हैं। कैसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके। यहाँ पे क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया जाता है जिससे कि सेटलिंग प्रोसेस जल्दी होती है। एग्जाम्पल्स में जैसे हम साइक्लोन सेपरेटर्स यूज़ करते हैं, एयर पोल्यूशन में इनका बहुत रोल होता है। हाइड्रो साइक्लोन्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्लैरिफायर्स होते हैं। ये प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, इन सब चीज़ों में इनका यूज़ होता है। कोएगुलेशन की बात करें तो ये प्रोसेस होता है कि जिसमें हम केमिकल्स डालते हैं वाटर में, ताकि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर जो भी चार्ज होता है उसको न्यूट्रलाइज कर दें,
और जब न्यूट्रलाइज चार्ज कर देंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और क्लस्टर्स बना लेंगे। अब क्लस्टर्स बन गए तो ये थोड़े बड़े हो गए साइज़ में, अब इनको सेटल करना थोड़ा इजी है। ठीक है, वैसे कोलॉइड्स नॉर्मली इतना आसानी से सेटल नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करता है और ये सस्पेंडेड रह जाते हैं। कोएगुलेंट्स का यही काम है कि ये इन चार्जेस को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। कॉमन कोएगुलेंट्स की बात करें तो एल्यूमिनियम बेस्ड कोएगुलेंट्स होते हैं, एलम, सोडियम एल्यूमिनेट होता है, पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है जिसको PAC भी कहते हैं। मैकेनिज़्म भी आप इसमें से कुछ देख सकते हो। एल्यूमिनियम आयंस जो होते हैं एलम में, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं नेगेटिव चार्ज को, जिससे कि बाद में फ्लॉक फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लॉक्स वही होते हैं जब आपस में कोलॉइडल पार्टिकल जुड़कर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आयरन बेस्ड कोएगुलेंट्स भी ये सब हैं, आप नाम देख सकते हो एक बार। फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर कोएगुलेंट्स भी कुछ आ गए। ये हमारे नेचुरल कोएगुलेंट्स भी कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हो। कोएगुलेंट्स में कोएगुलेशन में स्टेप्स क्या होते हैं? कोएगुलेंट आप ऐड करिए, डिसोसिएट होता है, चार्ज आयंस निकलते हैं कोएगुलेंट में से, कोलॉइड्स का सरफेस चार्ज न्यूट्रलाइज होता है, पार्टिकल्स अब अनस्टेबल हो गए, फ्लॉक्यूलेशन हो जाता है। अब फाइनली फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है? कोएगुलेशन के बाद हमने देखा कि वाटर को फिर क्या करते हैं, जेंटली मिक्स करते हैं, धीरे से, स्पीड कम होनी चाहिए, जिससे पार्टिकल्स अब डिस्टेबलाइज हो चुके हैं। अब क्या होगा, आपस में ये जुड़ जाएंगे हल्का सा, हम अगर मिक्स करेंगे तो जो लार्जर पार्टिकल्स बनते हैं फाइनली उनको हम फ्लॉक्स कहते हैं। स्लो मिक्सिंग क्यों करनी है? क्योंकि फास्ट मिक्सिंग करेंगे तो फ्लॉक्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। तो इसमें 20-30 मिनट्स तक बहुत स्लो स्पीड पे हम मिक्स करते हैं पार्टिकल्स को। टाइप्स इनके दो होते हैं, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक होता है। फिर हमारा एक प्रोसेस आता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में बहुत और भी फाइन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं जब हम वाटर को किसी पोरस मीडियम से पास करवाते हैं। फ़िल्टर पेपर तो आपने देखा ही होगा, फ़िल्टर पेपर जिसको हम फनल के ऊपर रख करके अपने लैब में यहाँ पे पेपर वो लगा देते हैं और फिर इसके ऊपर से कोई भी सोल्यूशन हम पोर करते हैं जब, तो क्या होता है, फ़िल्टर होके हमें नीचे वो मिल जाता है सोल्यूशन। इसमें भी कई टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है स्लो सैंड फिल्टर, जो कि मीडियम, इसमें क्या यूज़ करते हैं, फाइन सैंड का, फाइन सैंड की लेयर लेते हैं, उसमें से हम वाटर को पास कराते हैं। इससे बैक्टीरिया, वायरसेस और टर्बिडिटी जो है वो रिमूव हो जाती है। फिर रैपिड सैंड फिल्टर होता है, इसमें मीडियम क्या होता है, पहले कोर्स लेयर होती है फिर फाइन सैंड की लेयर, इस तरीके से लेयरिंग होती है। फिज़िकल स्ट्रेनिंग से ये वर्क करता है, इसमें ये सारी स्टेजेस हैं। फिर हमारा एक प्रेशर फिल्टर्स आता है जिसमें एक क्लोज्ड प्रेशराइज्ड वेसल होता है, उसके अंदर फिल्ट्रेशन क्लोज प्रेशराइज्ड कंडीशंस में होता है। ये मेनली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। फिर हमारी कुछ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके के मेम्ब्रेन्स का यूज़ करते हैं। पहला है इसमें माइक्रो फिल्ट्रेशन। माइक्रो फिल्ट्रेशन में जो पोर साइज़ होता है वो 0.1 से 1 माइक्रोमीटर होता है और इससे हमारे बैक्टीरिया, सस्पेंडेड सॉलिड्स ये रिमूव होते हैं। फिर हमारा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें जो पोर साइज़ होता है वो 0.01 से लेके 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है। इससे हमारे वायरसेस, फाइन कोलॉइड्स और प्रोटीन्स जैसी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। फिर हमारा आ जाता है नैनो फिल्ट्रेशन। नैनो फिल्ट्रेशन में पोर साइज़ होता है 0.001 से लेके 0.01 माइक्रोमीटर। इससे हार्डनेस वाले जो आयंस होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, वो सब रिमूव होते हैं। फिर हमारा एक प्रोसेस आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये सबसे तगड़ा है, इसमें पोर साइज़ बहुत ही कम है, यानी कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स भी अब इसमें से रिमूव हो जाएंगे, लेस देन 0.0001 माइक्रोमीटर। ये रिमूव करता है डिज़ोल्व सॉल्ट्स को, मेटल्स को, पेस्टिसाइड्स को और टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स को। इसको हम कॉमनली वाटर प्यूरीफायर की तरह अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। देन हमारा पीएच का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पीएच की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो है नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन,
यानी कि हम इसको इस फॉर्मूले से शो करते हैं। pH क्या है, माइनस लॉग और H+ आयन की कंसनट्रेशन उस सोल्यूशन में। अगर H+ आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी तो pH डिक्रीज होता है और वो सोल्यूशन कहलाता है एसिडिक। अगर हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होते हैं तो pH इंक्रीज होता है और वो सोल्यूशन हमारा बेसिक कहलाएगा। वैसे ही हाइड्रोक्सिल आयन को की कंसनट्रेशन के लिए POH भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि माइनस लॉग OH पार्टिकल्स की कंसनट्रेशन होती है। और जब हम pH और POH को प्लस करेंगे आपस में तो 14 आता है। pH स्केल की अगर बात करें तो अगर आपका सोल्यूशन 0 to 7 शो कर रहा है pH, तो सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है। 7 शो कर रहा है तो न्यूट्रल है। 7 to 14 यानी कि बेसिक है। नेचुरल वाटर्स की बात करें तो टिपिकली इनका जो रेंज होता है pH का वो 6.5 से 8.5 होता है। अब इस pH की क्या इंपॉर्टेंस है जो कि हम इन्वायरमेंटल सिस्टम्स में पढ़ रहे हैं इसको। सबसे पहला है मेटल सॉल्युबिलिटी। जब pH लो रहता है ना तो मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी कि pH कम होने पे टॉक्सिसिटी मेटल्स जो हैं वो वाटर में ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें अगर हम, तो अगर pH वाटर का <5 है तो एल्यूमिनियम फेरस आयन जो होते हैं वो हाईली सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबल होंगे तो फिश जो होती हैं उनकी डेथ होने लगती है। दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। pH जो है वो नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म डोमिनेट कर रही है उसको बहुत रेगुलेट करता है। जैसे कि लो pH पे NH4+ जो आयंस होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, और pH अगर मोर देन 9 है तो अमोनिया जो होता है वो एक्टिव रहता है और वो टॉक्सिक भी होता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करें तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जो है सबसे बेस्ट जो सर्वाइव करते हैं 6.5 से 8.5 के pH लेवल पे। इससे थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो फिर उनकी लाइफ पे अफेक्ट होगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें भी pH का रोल है। जैसे कि कोएगुलेशन फ्लॉक्यूलेशन के प्रोसेस में कुछ कोएगुलेंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर pH पे अच्छा वर्क करते हैं। जैसे कि एलम जो है वो pH 6 to 7 है तो अच्छा वर्क करता है। फेरिक कोएगुलेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो pH 4 to 6 पे अच्छा वर्क करते हैं। मेटल्स की बात करें तो उनको अगर हमें प्रेसिपिटेट कराना है, जब हम वाटर में से मेटल्स का रिमूवल कर रहे होते हैं तो उनके रिमूवल में पहले अगर ये डिज़ोल्व फॉर्म में है तो प्रेसिपिटेट करके हम इनको रिमूवल करते हैं। प्रेसिपिटेट कैसे करेंगे, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में करेंगे कुछ स्पेसिफिक pH वैल्यूज़ का यूज़ करके। जैसे कि क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम आयंस की, तो वो pH 7 to 9 पे रिमूव हो जाते हैं। फेरस की बात करें तो वो pH 8 to 9 पे रिमूव हो जाते हैं। इस तरीके से यूज़ होता है। फिर हमारा आता है न्यूट्रलाइजेशन। अब अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कुछ रिलीज़ कर रहे हैं तो उसका pH तो जाहिर सी बात है कुछ इंडस्ट्री है तो pH उसका एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा, ठीक है, नॉर्मल आम तौर पे नहीं रहता, तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अगर एसिडिक है तो थोड़ा सा और अल्कलाइन करके न्यूट्रल की तरफ ले जाना होगा, अल्कलाइन है तो थोड़ा सा एसिडिक करके फिर से न्यूट्रल की तरफ ले जाएंगे डिस्चार्ज करने से पहले। मेथड्स क्या यूज़ होता है, लाइम का एडिशन करते हैं, सोडा ऐश या कार्बन डाइऑक्साइड का इंजेक्शन देते हैं। अल्कलाइन वेस्ट वाटर के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के कंट्रोल में pH का क्या रिलेशन है। जो एक्टिवेटेड स्लज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं उनको pH चाहिए रहता है 6.5 से लेके 8.5 तक। अगर pH लो रहेगा तो बैक्टीरिया, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वर्क नहीं करेंगे, जिससे कि BOD रिमूवल जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। देन हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है रेडॉक्स पोटेंशियल का, जिसको हम EH से शो करते हैं। ये मेजर करता है कि सॉल्यूशन की कितनी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या लूज़ करे। गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, लूज़ करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडॉक्स पोटेंशियल इसी का मेजर होता है। अगर रिडॉक्स पोटेंशियल हाई है यानी कि वो इन्वायरमेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन NO3 की प्रेजेंस है।
तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा। अगर लो रिडॉक्स पोटेंशियल है, इसका मतलब कि रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड और फेरस जैसे आयंस की प्रेजेंस है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होगा, इसीलिए रिडक्शन हो रहा होगा। यूनिट इसकी होती है मिली वोल्ट। अगर वेल ऑक्सीजनेटेड लेक है तो उसका जो हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल होता है वो होता है +400 मिली वोल्ट। हाई है यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। एनारोबिक सेडिमेंट्स की बात करें तो -150 मिली वोल्ट होता है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो रिडॉक्स पोटेंशियल और पीएच साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं कुछ चीज़ें, कि मेटल की टॉक्सिसिटी कितनी होगी पानी में, नाइट्रोजन साइकिल का कौन सा फेज चल रहा होगा, सल्फर साइकिल कैसे हो रही होगी, ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन किस पाथवे के थ्रू हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो मिलके डिसाइड करते हैं। अब हम इसके पार्ट 4 पे आ जाते हैं, जो कि बात करता है और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल हमें पता है कि मिक्सचर होता है मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का, वाटर का, एयर का और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इन सब का मिक्सचर ही सॉइल होता है। सॉइल के हम कंपोनेंट्स को, इन्हीं कंपोनेंट्स को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिवाइड करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो ये नॉन लिविंग मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि रॉक्स की वेदरिंग से सॉइल के अंदर आते हैं। मिनरल पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ये 45 to 50% ऑफ द सॉइल होता है। पार्टिकल साइज़ के बेसिस पे इनको जो है क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला हमारा सैंड है, जो कि 0.05 से लेके 2 mm तक इसका साइज़ होता है। लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये सॉइल के। पोरोसिटी इनकी हाई होती है, यानी कि इनके थ्रू वाटर जो है उनका पैसेज ईजिली हो जाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो होती है क्योंकि पोरोसिटी हाई है। गुड एरेशन होता है इसमें। फिर हमारा सिल्ट आ जाता है जो कि 0.002 से लेके 0.05 mm तक होता है इसका साइज़। मीडियम साइज़ के होते हैं इसमें पार्टिकल्स, स्मूथ टेक्सचर होता है और सैंड से बेटर ये वाटर होल्ड कर सकता है। फिर हमारा आ गया क्ले, जो कि 0.002 से भी लेस इसका साइज़ होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस एरिया हाई होता है और हाईएस्ट इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और इनमें एक खास बात होती है कि कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है वो इनकी बहुत हाई होती है। ये कोलॉइड्स जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। सॉइल के मिनरल्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मिनरल्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली पेरेंट रॉक से आते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, ये सारे होते हैं प्राइमरी मिनरल्स। सेकेंडरी मिनरल्स जो हैं वो तब बनते हैं जब केमिकल वेदरिंग होती है, जैसे कि क्ले से हमें कई मिनरल्स मिलते हैं जब केमिकल वेदरिंग होती है। केओलिनाइट हो गया, मोंटमोरिलोनाइट हो गया, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हो गए, ये सब भी बाद में बनते हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी मिनरल्स कहा जाता है। सॉइल वाटर और एयर की बात करें तो वाटर जो है सॉइल के पोर्स को फिल कर देता है और ये बहुत ज़रूरी है प्लांट के न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए। न्यूट्रिएंट भी वाटर के थ्रू ही फ्लो करके प्लांट्स में पहुंचते हैं और जो रिमेनिंग स्पेस रहती है वो एयर ऑक्यूपाई कर लेता है। एयर जो है वो रूट के रेस्पायरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पहले उनको देख लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए जैसे NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए फेरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। ठीक है, ये सारे हो गए। ये या तो डिज़ोल्व्ड रहते हैं सॉइल वाटर में या फिर क्ले मिनरल्स से अटैच्ड रहते हैं। अगर हम सॉइल के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो ये 1 to 5% होता है। मिनरल कंपोनेंट जो हमने देखा था 45 to 50%, ऑर्गेनिक कंपोनेंट 1 to 5%, जिसमें सबसे पहला है हमारा सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर। इसमें सारे ऑर्गेनिक मैटर आ जाते हैं, जैसे कि प्लांट के रेसिड्यूज़ हो गए, लीव्स हो गई, रूट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, बायोमास हो गया माइक्रोब्स का, और ह्यूमस हो गया। ह्यूमस जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है। ये डार्क कलर का होता है, स्टेबल होता है और इसका
ये जो है ह्यूमिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिससे ये फॉर्म होता है। एक हाई मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल होता है, ठीक है, ये याद रखना है। फंक्शंस इसके बहुत सारे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है, पीएच बफर की तरह काम करता है और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी में भी हेल्प करता है, इंक्रीज़ करता है। फिर हमारे जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आ गए वो हो गए सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया हो चाहे फंगस हो, एक्टिनोमाइसीट्स, एल्गी, प्रोटोजोआ, अर्थवॉर्म्स, ये सारे पाए जाते हैं सॉइल में। फंक्शंस इनका भी इम्पॉर्टेंट है, ये डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग करवाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और सॉइल एग्रीगेट्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। अब सॉइल के ये कंपोनेंट्स हैं जिनको यहाँ पे टैब्यूलर फॉर्म में ये सारे मेंशन हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मिनरल्स 45% है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। वाटर 25% है, सॉल्वेंट का काम करता है, न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एयर हमारा 25% है जो कि रेस्पायरेशन और माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। बाकी हमारा 5% जो बचा वो ऑर्गेनिक मैटर ऑक्यूपाई करता है। ये सॉइल की फर्टिलिटी, स्ट्रक्चर और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी में हेल्प करता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हो गया बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इसको हमने बहुत डिटेल में अपना जो यूनिट 3 है उसमें कवर किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप वो वीडियोस जो है वो रेफ़र कर सकते हो प्लेलिस्ट से। यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में ही इसको ख़त्म करेंगे। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती है? 4 मेन साइकिल्स होती हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, जिनका मूवमेंट होता है ये चारों स्फीयर्स से, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। साइकिल की तरह इनका मूवमेंट चलता रहता है, इसी को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। सबसे पहला हमारा नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में ही अबंडेंट रहती है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स अगर इसको यूज़ करना चाहें तो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए उसको यूजेबल फॉर्म्स में हमें चेंज करना होगा। सबसे पहला नाइट्रोजन साइकिल की जो स्टेप्स होती हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को हम अमोनिया या अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करते हैं। फिक्सेशन भी 2 टाइप्स का होता है, 3-4 टाइप्स होते हैं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, जो दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, उनकी रूट्स में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन की फिक्सिंग में हेल्प करता है। ऐसे ही एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं के थ्रू होता है। फिर हमारा एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन भी होता है, जैसे कि जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, तो भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके नाइट्रेट हमारा बना देता है। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन की बात करें तो उसमें हेबर बॉश नाम का प्रोसेस होता है जिसमें कि नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन। देन नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अमोनिया को नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस एरोबिक सॉइल में होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। सबसे पहले अमोनिया माइंस है, वो हमारा नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रोसोमोनाज ने यहाँ पे हेल्प की। फिर दूसरे स्टेप में हमारा नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हेल्प करता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रेट जो फॉर्म है वो प्लांट जो है ज़्यादातर उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को। देन हमारा थर्ड स्टेप होता है एसिमिलेशन। प्लांट जो है नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको प्रोटीन्स में चेंज कर देते हैं। एनिमल्स अब इन्हीं प्लांट्स को जब खाएंगे तो उनको अपना नाइट्रोजन मिल जाएगा। फिर हमारा होता है अमोनिफिकेशन, इसको मिनरलाइजेशन भी कहते हैं। जब एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ हो जाएगी, यूरिया के साथ एक्शन करके फिर से ये अमोनियम आयंस का फॉर्मेशन कर देते हैं। बैक्टीरिया, फंगस ही इसको कैरी आउट करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन होता है जिसमें कि नाइट्रेट का वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्जन हो जाता है। बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं वो होते हैं स्यूडोमोनास बैसिलस।
इक्वेशन इसकी ये है। और नाइट्रोजन फाइनली एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, देन वापस से वही साइकिल रिपीट होती है। दूसरी हमारी हो गई कार्बन साइकिल। कार्बन के भी कई फॉर्म्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ग्लूकोज, कार्बोनेट्स, फॉसिल फ्यूल और भी ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन होता है। स्टेप्स की बात करें तो प्लांट जो हैं पहले फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। फिर रेस्पायरेशन होता है, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। फिर डीकम्पोजिशन हो गया। अब प्लांट्स और एनिमल्स जब मरते हैं, फिर डीकम्पोजर जो माइक्रोब्स होते हैं वो उन पे एक्ट करते हैं और वापस से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। कंबशन से भी अगर हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तब भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है। और ओशन की बात करें तो ओशियंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब जब करते हैं तो ये 3 चीज़ें बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट्स। सेडिमेंटेशन भी होता है कार्बन का, जब कार्बोनेट लाइमस्टोन और डोलोमाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भी एक साइकिल चल रही है। एटमॉस्फेयर में CO2 है, उसको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स अपने अपने तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे हैं या एसिमिलेट कर रहे हैं। देन उसके बाद उसको वापस से रिलीज़ भी किया जा रहा है एटमॉस्फेयर में, तो ये एक साइकिल चलती है। देन हमारी फॉस्फोरस साइकिल है, जिसमें एटमॉस्फेयर का कोई फेज़ नहीं है, नाइट्रोजन और कार्बन दोनों में ही था, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस गैस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक फेज़ नहीं आएगा। स्टेप्स की बात करें तो रॉक के वेदरिंग से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिससे कि फॉस्फेट जो है वो सॉइल या वाटर में रिलीज़ हो जाता है। इस फॉस्फेट को प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। फॉस्फेट यूज़ में आता है DNA, ATP और बोन्स और सेल मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन में। एनिमल्स को फॉस्फोरस मिलता है प्लांट्स को खाने से। फिर जब ये ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और बोथ एनिमल्स जो हैं जब डेड हो जाते हैं तो ये फॉस्फेट फिर से सॉइल में रिटर्न हो जाता है। वाटर बॉडीज़ में बात करें तो वाटर बॉडीज़ में अगर फॉस्फेट पहुंच गया है या रॉक्स हैं तो सेडिमेंट जो है वो नीचे सेटल होने लगते हैं, जिससे एपेटाइट और फॉस्फोराइड की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए जो P है वो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, यानी कि अगर ऑलरेडी वो है पानी में और अगर आपने और ज़्यादा फॉस्फोरस डाला तो यूट्रोफिकेशन हो सकता है। लास्ट है हमारी सल्फ़र साइकिल। सल्फ़र जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फेट्स, एलिमेंटल सल्फ़र और ऑर्गेनिक सल्फ़र की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसकी साइकिल की बात करें तो वेदरिंग होती है, रॉक से सॉइल रिलीज़ होता है, सल्फेट्स रिलीज़ होते हैं सॉइल में। प्लांट सल्फेट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना प्रोटीन बनाते हैं। जब यही प्लांट्स डेड होंगे, और प्लांट्स को हमारे ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स। फिर जब ये डेड ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं तो सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में आता है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे वो वापस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये काम करते हैं हमारे एरोबिक बैक्टीरिया। ये कौन से बैक्टीरिया हैं? थायोबैसिलस और बेगियाटोआ। सल्फेट का रिडक्शन होता है और ये काम करते हैं हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल है सल्फोविब्रियो। अब एटमॉस्फेरिक सल्फ़र की बात करें तो ये रिलीज़ होता है वोल्केनोज, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग या सी स्प्रे से। और जब ये एटमॉस्फेरिक सल्फ़र जो होता है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो कि एसिड रेन के लिए एक कॉज होता है। देन हमारा ये सॉइल वाला टॉपिक अभी ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स की क्लासिफिकेशन और उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। पेस्टिसाइड्स की बात करें तो ये कैसे केमिकल्स होते हैं जो कि पेस्ट को कंट्रोल या किल करते हैं। और पेस्ट में क्या क्या आ गए हमारे? इंसेक्ट्स आ गए, वीड्स आ गए, फंगस आ गए, रोडेंट्स आ गए, माइक्रोब्स आ गए। ये सारे हमारे पेस्ट के अंदर आते हैं। ये टॉक्सिक होते हैं पेस्टिसाइड, परसिस्टेंट होते हैं और फूड चेन में एंटर कर सकते हैं। इसीलिए ये हानिकारक भी होते हैं, क्योंकि इससे बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन हो सकता है। पेस्टिसाइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो टारगेट ऑर्गेनिज्म कौन सा है इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि अगर इंसेक्ट्स को हमें टारगेट करना है सिर्फ,
तो इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे। वीड्स के लिए हर्बिसाइड हो गया, फंगस के लिए फंगीसाइड्स हो गया, रैट्स के लिए रोडेंटिसाइड्स हो गया, बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियसाइड्स हो गया, नीमाटोड्स के लिए नेमाटिसाइड्स हो गया। यहाँ पे आप इसके एग्जांपल्स याद रखिएगा। इंसेक्टिसाइड में डीडीटी, मेलाथायोन, एल्ड्रिन ये सब हो गए, ठीक है। हर्बिसाइड्स में 2,4-D, ग्लाइफोसेट, एट्राजीन। फंगीसाइड्स में कॉपर सल्फेट, कैप्टन। रोडेंटिसाइड में जिंक फॉस्फाइड, ये सब याद रखने हैं हमें। बैक्टीरिसाइड्स में ब्लीचिंग पाउडर हो गया। नेमेटिसाइड्स में एल्डिकार्ब हो गया। अब केमिकल नेचर की अगर बात करें तो इसके बेसिस पर भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे कि ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ठीक है। केमिकल नेचर इनका ऑर्गेनोक्लोरीन्स होता है। ये हाईली परसिस्टेंट होते हैं, लाइपोफिलिक होते हैं। एग्जाम्पल में डीडीटी और एल्ड्रिन। टॉक्सिसिटी होती है इसकी हाई, बहुत बायोमैग्निफिकेशन कॉज कर सकते हैं। दूसरी हमारी इसी में आ जाती है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की कैटेगरी। ये इनका डिग्रेडेशन फास्टर होता है लेकिन नर्वस सिस्टम को ही अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में मेलाथायोन और पैराथायोन। उसके बाद कार्बामेट्स आ गए जिनकी मॉडरेट टॉक्सिसिटी होती है। एग्जाम्पल में कार्बारिल, जिसको 7B कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे आ गए पायरीथ्रॉइड्स, जो कि सिंथेटिक पायरेथ्रिन्स होते हैं। एग्जाम्पल में एलेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन। फिर हमारे नियोनिकोटिनॉइड्स आ गए जो कि सिस्टेमिक होते हैं, बीज के लिए हार्मफुल होते हैं। इसके एग्जाम्पल में इमिडाक्लोप्रिड। टॉक्सिसिटी भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे हमारे कुछ होते हैं पेस्टिसाइड्स। कॉन्टैक्ट पॉइजन्स, जो कि कॉन्टैक्ट कराने पे पॉइजनस हो जाते हैं, जैसे डीडीटी हो गया। स्टमक पॉइजन, जो कि स्टमक को पॉइजनस कर देता है, स्टमक पे रिएक्शन करता है। आर्सेनिकल फ्लोराइड्स हो गए। सिस्टेमिक पेस्टिसाइड्स हो गए। फ्यूमिगेंट्स हो गए, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरीके से होते हैं। अब पेस्टिसाइड्स के अगर हम इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो परसिस्टेंस होता है इनमें, यानी कि ये बहुत सालों तक, दसियों साल तक जो है सॉइल और वाटर में आराम से परसिस्ट कर सकते हैं। बायोमैग्निफिकेशन हो सकता है, मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इनका जो अमाउंट है, पार्ट्स पर मिलियन है, वो इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे डीडीटी की अगर कंसंट्रेशन देखें तो प्लैंकटन से लेके जब तक ये ह्यूमंस में आता है तब तक बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा हो जाती है। बायो एक्यूमुलेशन की बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स के फैट टिश्यूज़ होते हैं उसमें ये स्टोर्ड होकर रह सकते हैं, जिससे क्रॉनिक टॉक्सिसिटी बनी रहती है। हेल्थ इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कुछ अक्यूट इफ़ेक्ट्स होते हैं जो तुरंत दिखाई देते हैं, जैसे कि नोज़िया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डिजीनेस हो गया, मसल ट्विचिंग हो गई, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। कुछ क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स यानी कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, एंडोक्राइन डिसरप्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हो गया, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गया। फिर कुछ इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे कि पॉलिनेटर की डिक्लाइन हो गई। फिश कभी कभी मर जाती हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से, हम उनको टारगेट नहीं करते बट इनका इफ़ेक्ट हो जाता है। बर्ड की जो एक शेल है उनकी थिनिंग हो जाती है, क्योंकि डीडीटी जैसे है हमारा एक पेस्टिसाइड, वो कैल्शियम की डिपोजिशन होने नहीं देता है। फिर हमारा दूसरा इसमें टॉपिक आ गया बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका हाई एटॉमिक वेट होता है और डेंसिटी होता है, टॉक्सिक होते हैं इवन एट लो कंसंट्रेशंस। यहाँ पर हम जो हमारे सिलेबस में है मरकरी, कैडमियम, लेड, क्रोमियम और मेटलॉइड्स जैसे कि आर्सेनिक और सेलेनियम की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारा मरकरी आ जाता है। सोर्सेज की बात करें तो कोल की बर्निंग से, थर्मोमीटर्स में, डेंटल एमालगम में, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस में और गोल्ड माइनिंग से रिलीज़ होता है। फॉर्म्स की बात करें और उनकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो एक तो होता है हमारा एलिमेंटल मरकरी, जिसके वेपर्स इनहेल कर लेते हैं तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है जो कि प्रोटीन से रिएक्ट करता है और किडनी डैमेज करता है। ऑर्गेनिक हो गया मिथाइल मरकरी। बैक्टीरिया इसको बनाते हैं वाटर बॉडीज़ में, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक यही होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर सकता है। इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? मिनामाटा डिजीज़ जो कि जापान में थी,
न्यूरोलॉजिकल डैमेज, मेमोरी लॉस, डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं फीटस में, विजन और हियरिंग जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। दूसरा हमारा हो गया कैडमियम। कैडमियम के सोर्सेज की बात करें तो बैटरीज में से मेटल प्लेटिंग, फर्टिलाइज़र्स, खास करके फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं, सिगरेट के स्मोक से रिलीज़ होता है। इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये भी किडनी फेलियर कर सकता है, बोन की सॉफ्टनिंग हो जाती है जिसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, इटाई डिजीज़, जापान में ये भी डिजीज़ फैली थी, हाइपरटेंशन और लिवर डैमेज। अब आप इन डिजीज़ेस के नाम याद रखिएगा। इटाई यहाँ पे मीनामाटा मरकरी में देखा था। कैडमियम जो है कैल्शियम को बोन्स में रिप्लेस कर देता है जिससे कि फ्रैक्चर्स होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा हमारा आ गया एलिमेंट लेड। लेड के सोर्सेज क्या होते हैं? पेट्रोल में जो लेड मिक्स होता है, पेंट होता है, पाइप्स, बैटरीज, वाटर का कंटामिनेशन हो गया है। इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, चिल्ड्रन के लिए हार्मफुल होता है स्पेशली। न्यूरोटॉक्सिन यानी कि नर्व्स पे सीधे अफेक्ट करता है, IQ रिड्यूस कर सकता है, अनीमिया हो जाता है, किडनी डैमेज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। ये जो है लेड जो है कैल्शियम की मिमिक्री कर देता है, ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए कर सकता है, मतलब जिससे कि नर्व सिग्नलिंग जो है उस पर इंटरफेरेंस होता है, नर्व को गलत सिग्नल मिल जाता है। क्रोमियम की बात करें तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रोमियम थर्ड और क्रोमियम फोर्थ। क्रोमियम थर्ड जो होता है वो एसेंशियल ट्रेस न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन जो फोर्थ वाला इसका होता है वो हाईली टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक होता है। सोर्सेज की बात करें तो लेदर की टैनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डाइज, पिगमेंट्स और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस में ये पाया जाता है। कैडमियम के अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे लंग कैंसर, स्किन अल्सर्स, किडनी और लिवर डैमेज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हमारे मेटल्स ख़त्म हो गए, मेटलॉइड स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला मेटलॉइड है आर्सेनिक। इसके सोर्सेज की बात करें तो ग्राउंड वाटर में ये पाया जा रहा है, खासकर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले रीजन में। माइनिंग एरियाज़ जो होते हैं वहाँ भी आर्सेनिक होता है, पेस्टिसाइड्स में होता है। इससे स्किन पे घाव जो है वो बन सकते हैं, हाइपर केराटोसिस हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, लिवर और लंग का कैंसर हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकती है। दूसरा है हमारा सेलेनियम। ये ट्रेस अमाउंट में तो एसेंशियल है, लेकिन अगर इसकी ज़्यादा हायर लेवल्स हो जाते हैं तो ये टॉक्सिक होता है। इफ़ेक्ट्स में इसके हेयर लॉस हो सकता है, नेल ब्रिटल हो सकते हैं, नर्व डैमेज हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ हो सकते हैं। ना अब हमारे जो सिलेबस में है कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, पैन और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ये इनको हम एक एक करके देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है और हमें पता है कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा 240 गुना ज़्यादा एफिनिटी होती है CO की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, और ये एक कंपाउंड बना लेता है जिसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? टिश्यू हाइपॉक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यूज़ में, हेडेक होने लगता है, धीरे धीरे डिजी फील होने लगता है और अनकॉन्शियस होकर इंसान गिर जाता है। बहुत हायर लेवल में अगर इनटेक हो गया तो डेथ भी हो सकती है। सोर्सेज की बात करें तो व्हीकल्स का इनकम्प्लीट जब कंबशन होता है तो ये रिलीज़ होती है गैस, जनरेटर्स, गैस स्टोव, सिगरेट स्मोक, इन सब से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है। ओजोन की बात करें तो 2 टाइप के ओजोन होते हैं, एक होता है गुड ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन कहते हैं, और एक होता है बैड ओजोन यानी कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। गुड ओजोन जो होता है वो हमें UV लाइट से बचाता है, इसीलिए ज़रूरी भी है हमारे इन्वायरमेंट में। लेकिन जो बैड ओजोन है वो स्मॉग के थ्रू फॉर्म होता है और रेस्पिरेटरी इरिटेंट होता है। इससे हमें कफिंग, लंग फंक्शन का रिडक्शन और एस्थमा अगर है तो उसका एग्रेवेशन हो जाता है और बढ़ जाता है। देन हमारा आ जाता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पैन। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग में ही फॉर्म होता है। हमारा ओजोन भी हो रहा था फोटोकेमिकल स्मॉग में। अब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ सनलाइट में रिएक्ट करते हैं तब पैन हमारा बनता है। इससे हमें आई इरिटेशन हो सकती है, प्लांट्स को डैमेज हो सकता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। देन हमारे आते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके थ्रू हमारे परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा था।
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि बहुत इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। इनके सोर्सेज की बात करें तो पेंट, सॉल्वेंट, पेट्रोल फ्यूम्स, क्लीनिंग एजेंट्स और आइसोप्रीन, इन सब से ये रिलीज़ होता है। इफ़ेक्ट्स की बात करें तो स्मॉग के फॉर्मेशन करता है, कार्सिनोजेनिक होता है और लिवर और किडनी डैमेज भी कर सकता है। देन हमारा आ गया परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ये हाईली स्टेबल होते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट बहुत लॉन्ग रेंज तक होता है और बायो एक्यूमुलेटिव इनमें प्रॉपर्टीज़ होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें, एक स्टॉकहोम कन्वेंशन है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को लेकर ही, जिसमें कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स को नोटिफाई किया गया है। तो डीडीटी है, उसमें एल्ड्रिन है, डाई एल्ड्रिन है, डाईऑक्सिन्स, पीसीबी, फ्यूरान्स, ये सारे हमारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। इफेक्ट्स इनका क्या होगा, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, इम्यून का सप्रेशन होता है, कैंसर हो सकता है और डेवलपमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं फीटस में। इसके बाद कुछ कार्सिनोजेंस ऐसे हैं जो कि एयर में हैं, ठीक है। अब कार्सिनोजेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। कौन कौन से हैं कार्सिनोजेंस, यहाँ पर हम इस टेबल के थ्रू देखेंगे। सबसे पहला हमारा कार्सिनोजेन है बेंजीन। बेंजीन का सोर्स क्या है, पेट्रोल फ्यूम्स या टोबैको स्मोक। कैंसर टाइप इससे कौन सा होता है, ल्यूकेमिया। देन हमारा होता है फॉर्मल्डिहाइड। ये इंडोर एयर में जो मशीन्स वगैरह रहती है इलेक्ट्रॉनिक, उनमें से ये रिलीज़ हो सकता है। प्लाईवुड होता है वहाँ से, इससे लंग और नेज़ल कैंसर हो सकता है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट बर्निंग से और डीजल एग्जॉस्ट से रिलीज़ होते हैं, ये लंग कैंसर कॉज करते हैं। एस्बेस्टोस फाइबर्स की बात करें तो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, इंसुलेशन होता है, वहाँ से रिलीज़ होते हैं और इससे मीज़ोथेलियोमा हो सकता है। हेक्सावेलेंट क्रोमियम की बात करें, जो क्रोमियम 6 था, वो इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होता है, इससे लंग कैंसर हो सकता है। आर्सेनिक जो एयर में है वो स्मेल्टर से रिलीज़ हो रही है और इससे स्किन और लंग कैंसर हो जाता है। रेडॉन गैस की बात करें तो यूरेनियम का जब नेचुरल डिके होता है उससे रिलीज़ होता है और लंग कैंसर का ये सेकेंड मेजर कॉज है। अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम टाइट्रेशन और स्पेक्ट्रोफोटोग्राफी, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे।